हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में आज ये वाली वीडियो भी ऐड होने वाली है। सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग सीरीज के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स में उनकी वीडियो जा चुकी है, जिसमें 5 पार्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस हमने एक्सेस किए थे और सॉल्व किए थे। आज उसी का ही पार्ट 6 आपके सामने मौजूद है या आपको दिया जा रहा है, सो दैट आप और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सेस कर सके जो जून 2023 में आपसे पूछे गए थे। जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो उनके लिए एक काइंड ऑफ हेल्पफुल सीरीज मिल जाती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया था, तो किस तरीके से उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट उन्होंने किया, क्या मिस्टेक हुई, क्या ठीक हुआ, उनसे उनको वह भी अंदाज़ा हो जाता है। आज हम पार्ट 6 करेंगे, जिसके अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बाकी रह चुके हैं उसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों के कमेंट्स मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, जिसमें काफ़ी बच्चे न्यू टॉपिक्स के लिए भी कह रहे हैं कि आप वीडियोस बनाइए। एनकेसी के ऊपर भी एक बच्चे ने बोला है और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बोला है, तो वो सब चीज़ अभी मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। देन ये सारी वीडियोस आपकी मैं नोटेड कर लिया है। सारी चीज़ मेरे पास लिखी हुई है कि कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बने। वही चीज़ के वही टॉपिक प्रिपेयर करके मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी, सो दैट टाइमली आपको टाइम टू टाइम आराम से वो सारे टॉपिक एक्सेस हो जाएंगे ईजिली। इसके अलावा काफ़ी बच्चों के टॉपिक्स थे इस पेपर को रिलेटेड भी, तो वो तो आपके सामने आ ही चुका है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं और इसके पार्ट्स आते रहेंगे। इवन अब तो कंप्लीट ही हो गया है ये एग्ज़ाम, ठीक है। और भी जो भी आपको डाउट्स हैं, काफ़ी बच्चों के हमने डाउट्स देखे, उनके बारे में समझा, उनको उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप कमेंट एंड लाइक करते रहिए। आइए आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूजीसी नेट जून 2023 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पार्ट 6। ओके, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, उनके पार्ट वीडियो जा चुकी है, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसी का पार्ट 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ महाराज स्वाजी राव गेवकर थर्ड। तो सबसे पहले मैं हर सीरीज में आपको यही चीज़ बोलती हूँ कि अपना क्वेश्चन आपको सबसे पहले एक्सेस करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है वही ऑप्शंस के थ्रू आपको आंसर देनी है। क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव थिंग भी पूछ सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, रिवर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, हर तरीके का क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। तो क्वेश्चन को कभी आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए? महाराज स्वाजीराव गेवकार थर्ड के लिए। तो हमें स्वाजीराव गेवकार का क्या क्या चीज़ें इनमें से सही है उनको छानना है, फिर अपने ऑप्शन का आंसर देना है। यहाँ कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आपको नहीं दिया जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रू, यानी कि सही चीज़ पूछी जा रही है। तो आइए इसके ऑप्शंस पे पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सेस किया। सेकंड स्टेप, अब हम इसके ऑप्शन को अच्छे से एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए, विच इज ही इज रिगार्डेड एज एब्स्टॉल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत का काम रहा उनका, सबसे ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर प्रतियोगिता की या उनका सबसे बड़ा हाथ रहा इंडियन लाइब्रेरी के मूवमेंट्स में। जो भी आज तक इंडियन के अंदर लाइब्रेरीज आई हैं, उनमें क्या क्या मूवमेंट्स हुई हैं, उन चीज़ के अंदर उसको लाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, ही इनवाइटेड W.A. बॉर्डन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम इन हिज स्टेट। अपने स्टेट में यानी कि बड़ौदा में उन्होंने इनवाइट किया था W.A. बॉर्डन को लाइब्रेरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
तो एक स्टेटमेंट ये हो गई आपकी। थर्ड इज ही इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये ILA के फाउंडर में से कोई एक मेंबर हैं। डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है इसमें, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑपरेटिंग द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को ऑपरेट करने के लिए एज अ इंस्ट्रूमेंटल ये पार्टिसिपेंट रहे हैं या मेंबर रहे हैं। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग मैचिंग ग्रांट्स टू स्टार्ट विलेज लाइब्रेरी। गांव में जो लाइब्रेरीज होती है, गांव से रिलेटेड जो रूरल लाइब्रेरीज हैं या विलेज लाइब्रेरी है, उनको शुरू करने में इनका एक बहुत ही अहम रोल है। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर हमें दे रखे थे। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। नीचे वाले ऑप्शंस को हमने अभी एज इट इज़ रखे रहने दिया है, इनके ऊपर हम नहीं गए हैं। पहले हम अपनी जानकारी से ये देखेंगे कि स्वाजीराव गेवकट के लिए क्या क्या चीज़ सही है। इसमें से पहली चीज़ अगर देखी जाए कि ही इज़ रिगार्डेड एज अपस्टॉल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए उन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे। तो इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट लाने के लिए वो पार्टिसिपेंट थे, उनको माना जाता है कि वो उनका सबसे बड़ा हाथ था इस चीज़ के अंदर। तो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी ए ऑप्शन तो हमारा है। ए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एक अपना ही हम ऑप्शन की सीरीज बना के चलते हैं कि हमारी तरफ से आंसर कैसा है, फिर उसको हम नीचे फर्दर ऑप्शन से मैच करेंगे। ठीक है। देन बी ऑप्शन, ही इनवाइटेड W.A. बॉर्डन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी सिस्टम इन हिज स्टेट, यानी कि बड़ौदा में सबसे पहले, अगर आपने LIS एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी आफ्टर 1905 के अंदर, जो बुलाया गया था वो W.A. बॉर्डन को बुलाया गया था बड़ौदा में, बड़ौदा स्कूल के अंदर। और वहाँ पे उनको बुलाने वाले कौन थे, विच इज़ महाराजा स्वाजीराव गेवकट थर्ड। तो ये भी आपका जो टर्म है विच इज़ वेरी ट्रू, बिल्कुल सही टर्म है, ये उन्होंने बुलाया था, यानी ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ही इज़ द वन ऑफ फाउंडर मेंबर ऑफ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि 1933 में आया था। तब तक ये उसके फाउंडर नहीं थे, तब तक वो बहुत टाइम बाद जाकर वो फाउंड हुआ था, तो तब तक वो प्रोवाइड नहीं किया गया था, वो इनके नेतृत्व में नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। देन डी, ही वाज अ इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली नेशनल लाइब्रेरी की बात हो रही है, इंपीरियल लाइब्रेरी या कोई भी अनदर लाइब्रेरी की बात नहीं हो रही। तो नेशनल लाइब्रेरी के अंदर भी इनका कोई भी पार्ट या पार्टिसिपेंट या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं था उसकी ओपनिंग में, क्योंकि ये भी काफ़ी समय बाद हुई थी। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज ही प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग मैचिंग ग्रांट्स टू स्टार्ट विलेज लाइब्रेरी। येस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज विलेज लाइब्रेरी के स्टार्ट के लिए मैचिंग ग्रांट को प्रोवाइड करने में उन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी उस टाइम पे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन पा रहा है हमारी तरफ से, विच इज़ EABE। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि कौन सा आंसर इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। पहला आपको कह रहे हैं BCD, फिर ABC, फिर ABE, फिर ABD। तो हमारा जो ऑप्शन बना वो आपके ऑप्शन C से, यानी कि 3 से मैच कर रहा है। दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको जो क्राइटेरिया है या जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको वो करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ विच इज़ ऑप्शन 3 ABE। ओके, बाकी आपके गलत थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन 2, द सर्वे ऑफ पीपल to obtain insight to the relationship between variables, new ideas relating to the research problem is known as। एक सेकेंड, क्वेश्चन 1 में जो हम वेटेज हमेशा से लिखते आ रहे हैं, तो इसमें भी वेटेज अगर देखी जाए तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 में से आया है LIS एजुकेशन के अंदर, वहाँ पे आप इनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है,
काफ़ी जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है उनके बारे में नॉलेज लेना, उनके बारे में जानकारी होना, फेमस एसोसिएशन के फाउंडर्स के बारे में, को फाउंडर्स के बारे में पता होना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए नेशनल लाइब्रेरी का फाउंडर है या आईएलए के फाउंडर है, आइजलिक के फाउंडर है या और भी अनदर लाइब्रेरी एसोसिएशन के फाउंडर है, ज़्यादातर नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन या लाइब्रेरी नेटवर्क्स के फाउंडर पूछे जाते हैं। एंड ये कुछ ऐसे नेम हैं, कुछ ऐसे मेन पर्सनालिटीज़ के नेम हैं जिनके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। स्वाजीराव गेवकर थर्ड हो गए, एस आर रंगनाथन हो गए, आईएलए के कोई फाउंडर्स हो गए, ठीक है, मेलविल डिवे हो गए, जो भी फेमस पर्सनालिटी हो उनके बारे में क्वेश्चन आता ही है। तो उनके बारे में उनका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मैं भी प्रोवाइड करूँगी सो दैट आपको उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाए, और अगर उनके रिलेटेड वर्क्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका अच्छे से आंसर दे सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर रहे थे। द सर्वे ऑफ पीपल यानी कि लोगों का सर्वे to obtain insight to the relationship between variables and new ideas relating to research problem is known as। सर्वे, रिसर्च प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा सबको समझ आ रहा होगा कि कौन सी यूनिट का पार्ट है। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 9। ओके, होप सो आप सारी सीरीज के अंदर ये वेटेज लिख रहे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा पर्टिकुलर यूनिट के पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, और एक आइडिया हो जाएगा कि आने वाले अटैम्प्ट में दिसंबर या जनवरी में जो भी अटैम्प्ट में ये पेपर लिया जाएगा तब आपको किस तरीके के क्वेश्चन से सामना होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। ओके, इसलिए मैं आपको साथ के साथ ये लिखवा रही हूँ। सो क्वेश्चन की तरफ दोबारा ध्यान देते हैं। द सर्वे ऑफ पीपल टू ऑब्टेन इनसाइट टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड न्यू आइडियाज रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉन एज। कौन सा ऐसा सर्वे है इनमें से जो कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड नए आइडियाज और नए वेरिएबल्स के इनसाइट को जानने के लिए पीपल का सर्वे की ज़रूरत पड़ती है? कौन सा वो सर्वे कहलाया जाता है? अब जब रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड किसी न्यू आइडियाज से रिलेट करने के लिए आप किसी का सर्वे लोगे तो वो किस इंसान का सर्वे लोगे? जिसको पहले से ही उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, जिसको पहले से ही आपके रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आइडियाज़ हो, उसके वेरिएबल्स के बारे में टोटली पता हो। यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे पॉपुलेशन को चूज़ नहीं करोगे जो बिल्कुल ही नहीं जानती आपके इन्फॉर्मेशन या रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द सर्वे ऑफ पीपल, ऐसा सर्वे पीपल का जो ऑब्टेन करता है इनसाइट टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड न्यू आइडियाज रिलेटिंग टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इंसाइट वो चाह रहा है उसके ऊपर। तो ये किसी ये जो सर्वे होगा दैट आर रिलेटेड टू जो भी वहाँ पे ओपिनियन एक्सपर्ट्स होते हैं उनके तरीके से या उनकी वजह से जो आप सर्वे ले रहे हैं वो इसके अंदर आएगा। तो ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस में आ रहा है इसमें, फर्स्ट इज पॉपुलेशन सर्वे, सेकंड इज पायलट सर्वे, थर्ड इज एक्सपीरियंस सर्वे एंड फोर्थ इज सेंसस सर्वे। तो अगर बात की जाए इन सब सर्वेज की, तो पॉपुलेशन सर्वेज में भी क्या होता है कि सम रैंडम या फिर सम अनदर पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम और आपके वेरिएबल्स रिलेटेड वो डिस्कशन कर सके। सेंसस सर्वे यानी जनगणना रिलेटेड भी जो होती है वो भी इसी टाइप की होती है। आपको नहीं पता कि आपके पॉपुलेशन में आपकी रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं, तो ना पॉपुलेशन सर्वे तो इसमें नहीं होगा, ना सेंसस। बचा पायलट सर्वे और एक्सपीरियंस सर्वे। पायलट सर्विसेज भी ये इनसाइट सर्वे का प्रॉपरली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करती। दैट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्विसेज के थ्रू आप उन पीपल से एक्सेस करते हो जो कि उस चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, ताकि आपको वो प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन दे सके। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन 3। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का डेफिनेशन आपको दिया गया, उसका क्या, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से वो जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हम उसकी यूनिट्स हमने लिख दी थी, साथ के साथ आप उसको नोट करते जाइएगा, वो आपके लिए आगे यूजफुल रहेगा कि किस तरीके से उनको एक्सेस आप कर सकते हैं आगे। So our next question is related to which of the following are true
इन द केस ऑफ पेटेंट लेंस। अभी तक आपके सामने पॉजिटिव क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे नॉर्मली पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, किस केस में, पेटेंट लेंस के केस में। पेटेंट लेंस के केस में इनमें से क्या चीजें सही हैं, इनके बारे में जानते हैं। ओके, पेटेंट लेंस यानी कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेटेंट लेंस क्या होता है बेसिकली, वो इन फॉलोइंग आप चीज़ों से समझ पाएंगे। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन ए है आपका इट इज़ एन ओपन एक्सेस। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ फ्री फुल टेक्स्ट डाटाबेस। थर्ड ऑप्शन है it cover patents only published in India, and the D option is it cover patents and application of WIPO, USPTO, EPO, ठीक है, अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट की अनदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो ये ओपन एक्सेस है, पूरा आराम से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री एक्सेस है, फ्री फुल डाटा टेक्स्ट डाटाबेस है, इजीली एक्सेस होने वाला, इंडिया के पेटेंट्स को कवर करता है, उसमें ही इस डाटाबेस में आपको सिर्फ इंडिया के ही पेटेंट्स दिखेंगे, या फिर इसके अंदर आपको वाइपो की एप्लीकेशंस, यूएसपीटीओ या फिर ईपीओ की भी एप्लीकेशंस और पेटेंट कवर मिलेंगी। तो इसमें क्या क्या सही है, तो यस, पेटेंट लेंस क्या है, इट इज़ एन ओपन एक्सेस, ये ओपनली एक्सेस है, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज इट इज़ अ फ्री फुल टेक्स्ट डाटाबेस जिसके अंदर आपको पेटेंट्स मिलते हैं, इट्स अ फ्री। जाहिर सी बात है अगर वो ओपन एक्सेस है यानी कि वो फ्री टेक्स्ट डाटाबेस भी है। और यहाँ पे डाटाबेस से ये मतलब है कि क्या पता ऑप्शन में आपको सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, पोर्टल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या ये फ्री फुल टेक्स्ट डाटाबेस है, तो यस, इट इज़ अ फ्री फुल टेक्स्ट डाटाबेस। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। बच्चे ये दो ऑप्शंस कि क्या सिर्फ इसके अंदर इंडिया के पेटेंट्स मिलते हैं या इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर आ रहा है तो वर्ल्ड वाइड के पेटेंट्स कवर किए जाते हैं, या फिर ईपीओ यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके भी पेटेंट्स कवर किए जाते हैं। तो यस, पेटेंट लेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड के पेटेंट्स कवर करता है, यानी कि वो इंडिया के पेटेंट ही नहीं खाली पब्लिश करता, वो कवर करता है पेटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ वाइपो, यूएसपीटीओ एंड ईपीओ के पेटेंट्स, ठीक है। तो ये तीन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। सी यहाँ पे गलत है आपका, तो ए बी डी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस में देखते हैं हम, पहला दे रखा है ए सी डी, देन ए बी डी, देन बी सी डी, देन ए बी सी। हमारा ऑप्शन बना है ए बी डी, ए बी डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ए बी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है कि जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उसको कैसे एक्सेस किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज क्वेश्चन 4, ठीक है। उसमें भी हमने लिख लिया था कि वो कौन से यूनिट से आया, इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं तो ये पता चल जाएगा आपको कि ये कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन 4 आ रहा है आपका, इन केस ऑफ लाइफ आई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अगेन ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ट्रू पूछा जा रहा है कि सही सही आप मुझे बता दो। तो लाइफाई के रिलेटेड क्या सही है इसमें से ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है लाइफाई वाईफाई रिलेटेड, दैट इज कम फ्रॉम यूनिट 7। यूनिट 7 में लाइफाई एंड वाईफाई आपको दोनों चीज़ दे रखी है, दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे लाइफाई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो लाइफाई क्या है, वाईफाई की तरह लाइफाई भी एक डाटा का जैसे इंटरप्रिटेशन या डाटा प्रोवाइड करने के लिए होता है, विच इज़ लाइट फिडिलिटी, ठीक है। लाइट के थ्रू जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, वो लाइफाई रिलेटेड आता है।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड टर्म्स हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दिया जाऊँ कि एज कंपेयर टू वाईफाई, वाईफाई इसका छोटा सब्स्टिट्यूट है। यानी कि नॉर्मली प्रोवाइड जो आजकल सबसे ज़्यादा एक्सेस किया जाता है वो वाईफाई किया जाता है, क्योंकि वो इजीली एक्सेप्टेबल हो सकता है, अच्छे से प्रोवाइड कर देता है इन्फॉर्मेशन जितना प्रोवाइड करना है। बट जब आपको ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एक्सेस करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन का, तब आप लाईफाई यूज़ करते हो। यानी कि वाईफाई की टर्म यहाँ पे छोटी है, लाईफाई बिगर टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लाइट फिडेलिटी में पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेटर देन वाईफाई। डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कितने जगह तक वो एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन संचार कर सकता है, विच इज ग्रेटर देन वाईफाई। यस, इट इज ट्रू। ओके, क्योंकि वाईफाई का जो कवरेज है उससे ज़्यादा कवरेज लाईफाई कवर करता है कम्युनिकेशन के लिए, उतना डिस्टेंस वो कवर करता है वाईफाई से ज़्यादा। तो वो यही कह रहे हैं क्या डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेटर देन वाईफाई। येस, इट इज़ ट्रू, वो ग्रेटर देन वाईफाई से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज़ ट्रू वन। Then the term Li-Fi was coined by Harold Haas. Yes, नेक्स्ट टर्म भी ट्रू आ रही है आपकी। लाईफाई जो लेकर आया था, ये जो टर्म लेकर आए थे, दैट इज हरोल्ड हास। ओके, थर्ड अगर हम पढ़े, विच इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाईफाई वाज रिलीज बाय हैंडी लैमर, तो यहाँ पर ये गलत है, ये ऑप्शन इसका नहीं आएगा। लाईफाई कैन नॉट वर्क इन हाई डाटा डेंसिटी एनवायरनमेंट, यानी कि लाईफाई ज़्यादा हाई डेंसिटी डाटा एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती थी अगर यहाँ पे कैन नॉट ना होता तो, कैन होता तो। लाईफाई कैन वर्क इन हाई डाटा डेंसिटी एनवायरनमेंट, लाईफाई ही है जो कि वर्क कर सकता है हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट में, वाईफाई नहीं कर सकता। तो ये टर्म इन्होंने कैन नॉट लगा के गलत कर दी, जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन चाहिए अगर हम देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर में। सो मैं यही सोच रही थी कि इसमें तो सिर्फ दो ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हुए, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही पूछे गए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो ए एंड बी एंड सी एंड डी, ए एंड डी। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ए एंड बी, यानी कि ये दोनों हमारे करेक्ट है। ठीक है, ये भी टॉपिक मैं आपका कवर करवाऊंगी जब हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट पूरा करेंगे। उसमें जैसे कि अभी हम जैसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन, या बच्चे स्टडी करते हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट, वहाँ पे ये काफ़ी बार पढ़ाया जाता है वाईफाई रिलेटेड भी, क्योंकि ये मेन टॉपिक है यूनिट 7 के। वाईफाई के बारे में भी पूरा पढ़ाया जाएगा कि कब क्या आया, किस तरीके से काम करता है वो, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ऑल। एंड लाईफाई का भी सिमिलर है। तो इसमें आपको ये पूरी जानकारी होती है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि लाईफाई कब आया, किसने उसको दिया, क्या है वो, और वाईफाई की कंपैरेबिलिटी वो किस तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक सेकेंड। यस, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following different type of unstructured interviews based on the complexity of structure. इंटरव्यूज रिलेटेड बात आ रही है, दैट आर रिलेटेड टू यूनिट 9। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको अरेंज करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लगाना है किनको, नीचे दिए गए ऑप्शंस को। डिफरेंट टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज, ये आपको दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज के। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में अलग होता है, अनस्ट्रक्चर यानी कि वो पहले से प्रिपेयर नहीं किया गया है। बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जब आपको बिल्कुल ही अलग कॉम्प्लेक्स मतलब माहौल मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, उसके अंदर अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में इनको आप कैसे लगाओगे, इन टर्म्स को आप अरेंज कैसे करोगे कि पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ रहा है नैरेटिव, ऑप्शन बी आ रहा है फोकस ग्रुप, ऑप्शन सी आ रहा है ओरल हिस्ट्री, ऑप्शन डी आ रहा है इन डेप्थ। अगर आप मैन्युअली भी सोचो, जब आपके सामने अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू आ रहा है, तो आप इनमें से सबसे पहले क्या लगाओगे। जब आप अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू का पार्ट अरेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानना चाहोगे, दैट इज रिलेटेड टू ओरल हिस्ट्री, विच इज ऑप्शन सी। ओरल हिस्ट्री हम इसमें सबसे पहले रखेंगे, ओरली हिस्ट्री को कन्वे करना, सो दैट हम उसके बारे में ज़्यादातर जान पाए। देन ए पे हम रखेंगे नैरेटिव,
ओके, देन एक सेकेंड, ऑप्शंस बी आपका जो रखा जाएगा फोकस ग्रुप, या करेक्ट है, इन डेप्थ आपका लास्ट में ही आएगा, बी ही यहाँ पे करेक्ट आएगा, विच इज फोकस ग्रुप, कि उसके अंदर किस फोकस ग्रुप को रखा गया है। देन अनस्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट यहाँ पर आ जाता। अनस्ट्रक्चर में पहले आप ऑरल हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दोगे, देन नैरेटिव के, देन फोकस ग्रुप, देन लास्ट में इन डेप्थ आएगा। यहाँ बी डी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था, बट नहीं, इन डेप्थ को आप में लास्ट में रखा जाएगा जब आप डेप्थ में बिल्कुल इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, विच इज द लास्ट पार्ट इन अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर ये लास्ट पार्ट रहेगा। तो ये जो आपका एक तरह से बना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विच इज CABD, ऑरल हिस्ट्री, नैरेटिव ए पे, बी पे फोकस ग्रुप एंड डी पे इन डेप्थ। यस, CABD। तो CABD आपका जो दे रखा है विच इज इन फोर्थ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको इसमें पता होता कि एक का भी करेक्ट ईयर, जैसे कि अगर स्टार्टिंग में आपको पता है कि ऑरल हिस्ट्री इसके अंदर आना है, तब भी आप इसको कन्वे कर सकते हैं, बट मेन चीज़ यही रहती है कि आपको पूरा अच्छे से पता हो, क्योंकि एक ऑप्शन की वजह से भी पूरा क्वेश्चन गलत आपका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपका ऑप्शन 6, सॉरी, क्वेश्चन 6, which one of the following theories is based on the notion that individual attitude towards risk will vary? Okay, तो that is related to theories, motivation theories। तो उसमें ये theories के बारे में बता रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर मोटिवेशन थ्योरीज की बात करें तो यूनिट 6 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, इनमें से जो थ्योरीज आपको दी गई हैं, इज बेस्ड ऑन द नोशन, वो किस, इस पार्ट के नोशन पे या फिर इस चीज के ऊपर बेस्ड है। क्या चीज वो बता रहे हैं, दैट इंडिविजुअल एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क विल वरी। पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो जितना जितना रिस्क की तरफ बढ़ेगा उतना वरी करता जाएगा, उतना चेंज होता रहेगा। ये टर्म, ये जो टॉपिक था, ये कौन सी थ्योरीज जो कि हमें यहाँ पे 4 दे रखी है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, थ्योरीज आपको 4 दे रखी है, प्रेफरेंस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी और हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो अगर थ्योरीज के बारे में हम जाने तो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या है, ट्रायंगल थ्योरी जो हम करते हैं वो है, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी नीड्स शामिल है। ये टर्म इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होती। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की प्रॉपर 5 स्टेजेस दे रखी हैं, वो आपसे पूछी जाती है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो इस थ्योरी रिलेटेड तो नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर बढ़े, हर्जबर्ग थ्योरी। हर्जबर्ग थ्योरी जो डिफाइन करते हैं वो इक्वल टू हाइजीन थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो 2 फैक्टर थ्योरीज हैं, जहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स, इन सबको ध्यान में दिया जाता है। रिस्क को ध्यान में यहाँ पे नहीं रखा जाता कि वो रिस्क चेंज होगा हर एटीट्यूड या हर बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वे में। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर थी, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसके अंदर तो इंडिविजुअल के रिस्क वरी का ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ साइंस यूज़ किया जाता है, और मैक्सिमाइज आउटपुट या रिस्ट्रिक्ट आउटपुट्स में से मैक्सिमाइज आउटपुट को निकालने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे इस एजेंडा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लास्ट इज प्रेफरेंस थ्योरी। प्रेफरेंस थ्योरी आपको ये बताती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल इंसान का, कोई भी एक व्यक्तिगत इंसान का एटीट्यूड वरी कर रहा है, जिस तरीके से वो रिस्क की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है जितना वो रिस्क के पास आता जाएगा, और हर इंसान का वो अलग अलग वरी करता है। तो दैट इज द सिमिलर टर्म जो प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर भी बताया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज प्रेफरेंस थ्योरी।
ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो हर थ्योरीज का जब आपको पता होगा उस तरीके से फिर मैंने आपको क्या किया, ये तीनों इसीलिए समझाए। मैं बता सकती थी कि आंसर ये भी है, या सिंपली बता सकती थी कि ये टर्म प्रेफरेंस थ्योरी की ही है क्योंकि मुझे पता है। बट मैंने ये तीनों भी आपको बताया इन केस नेक्स्ट टाइम पे इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको कन्वे की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ establishing the worth of a job in relation to other jobs in the organization in known as। एक सिंपल डेफिनेशन आपको दी गई है, उसके 4 एस्पेक्ट्स दे दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है, ये किसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करें टॉपिक की, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब that are related to job description, job analysis in terms से related है, which is come in unit 6। unit 6 का ही ये टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक 3 में आता है jobs related। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। द प्रोसेस, वो प्रक्रिया, ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब, जिससे जॉब में कितना क्या क्या चीज उसके अंदर मायने रखती है, क्या वर्थ है उसकी, ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अनदर जॉब्स। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 जॉब हैं, तो सबको किस तरीके से, सबका पहले क्या किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है कि किस में कितना रिस्क है, कितना काम है, और उस तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाता है कि अनदर जॉब्स के रिक्वायरमेंट में आपकी जॉब कैसे वर्थ इट है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में देखा जाए तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है। सबको डिफरेंट वे में रखा गया है इवेल्युएट करके, ताकि वो अच्छे से आपको पता चल जाए कि इसका क्या वर्क है, क्यों इतना उसको पे मिल रहा है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यों इतना ज़्यादा उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उसका वर्क कितना है, इसलिए उसकी वर्थ ज़्यादा है। ओके, तभी जॉब्स को ग्रेड भी किया जाता है इसी अकॉर्डिंगली आफ्टर इवैल्यूएशन। तो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी जॉब्स के अकॉर्डिंग उस जॉब्स को इवैल्यूएट करते हो, अपनी जॉब को इवैल्यूएट करते हो और देखते हो कि उसका क्या वर्थ है बाकी जॉब से रिगार्डिंग में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। उस प्रोसेस को जॉब एनरिचमेंट कहा जाता है, जॉब एनालिसिस कहा जाता है, जॉब डिज़ाइन कहा जाता है, जॉब इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, जब हम कुछ नई एक जॉब डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज जॉब एनालिसिस। एक नया जॉब आप निकाल रहे हो, मान लो किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को एक नीड हुई तो उसने एक नया जॉब प्रिपेयर किया कि ये उसके काम होंगे, ये चीज़ होगी, और उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगी, वो रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, एक ही जॉब कंपेयर हो रही है। यहाँ हमें पूछना है कि हम अलग जॉब के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। यहाँ तक तो सिर्फ जॉब को बनाया जा रहा है, उस काम को बनाया जा रहा है कि कौन इस काम को करेगा, इसकी क्या नीड होगी, क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जॉब एनालिसिस तो इस टर्म को मैच नहीं कर रही है। जॉब एनरिचमेंट होता है जब आपको जॉब के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, सारी चीज़ मिल रही है, आप उसमें प्रमोट हो रहे हो, सारा एनरीच कर रहे हो, क्वालिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हो, दैट इज़ जॉब एनरिचमेंट। तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। जॉब डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन यहाँ पे क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है जॉब डिज़ाइन, यानी कि जॉब क्या क्या उसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व की जा रही है, किस तरीके से उसको रखा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ असाइन हो रही है उसमें, दैट आर रिलेटेड टू जॉब डिज़ाइन। तो यहाँ पे भी डिज़ाइन की कहीं बात नहीं हो रही, ये भी नहीं आएगा। इस टर्म के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं अपनी जॉब को अनदर जॉब्स के अंदर, कि इस जॉब में, इस जॉब में, इस जॉब में, इस जॉब में और मेरी जॉब में क्या काम है, क्या वर्थ इट है, वो इनसे रिलेशन में कंपैरेटिवली क्या वो है, दैट इज कि आप उसको क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो। दैट इज अ प्रोसेस विच इज नॉन एज जॉब इवैल्यूएशन। ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इस डेफिनेशन का। ओके, जब आप इसको अच्छे से समझोगे तब भी आप लोगों को इस क्वेश्चन का अंदाजा हो गया होगा।
अगर कभी ऐसी डेफिनेशन आए, इन केस आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश में कुछ टर्म्स नहीं समझ आ रही, तो हिंदी में ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। डेफिनेशन ज़्यादातर आप हिंदी से बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, तो मैं ये आपको एक सजेशंस दूंगी। बाकी अगर आपको इससे अच्छे से समझ आ रहा है तो और अच्छी चीज़ है। हिंदी वाले भी कभी कभार कुछ टर्म्स इंग्लिश में एक्सेस कर सकते हैं, ताकि उसको अच्छे से, कुछ टर्म वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हिंदी के अलावा। हिंदी भी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, उसमें भी बहुत डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश आपकी सहायता कर सकती है। ओके, सिमिलरली इंग्लिश के लिए हिंदी वाले सहायता, हिंदी की सहायता हो सकती है। ओके ओके, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, विच इज ऑप्शन क्वेश्चन 8, प्रीनेटल कैटलॉगिंग इज प्रोसेस इन विच नो नेगेटिव एस्पेक्ट। आज कोई नेगेटिव क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि इज अ प्रोसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन आपको ऑप्शन में दी है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग क्या है, वो क्या प्रोसेस है, ये पूछा जाता है। अगर देखा जाए प्रीनेटल कैटलॉगिंग के बारे में, तो इसको CIP से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि बुक पब्लिश होने से पहले ही उसकी क्या की जा रही है, कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन बहुत फेमस थी, कैटलॉगिंग इन सोर्स कह लीजिए, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कह लीजिए, या प्रीनेटल कैटलॉगिंग कह दीजिए। ये जो नाम था ये दिया गया था बाय SR रंगनाथन। उसी टर्म को, सिमिलर टर्म को, प्रीनेटल कैटलॉगिंग का, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रीनेटल कैटलॉगिंग। सो इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, सॉरी। द कैटलॉग कार्ड्स आर प्रिंटेड ऑन द वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। कैटलॉग कार्ड जो है वो प्रिंट किया जाता है टाइटल पेज के वर्सों पे, ठीक है, आमने उसके आमने सामने ही। द कैटलॉग एंट्रीज कैन बी प्रिपेयर व्हेन द बुक इज पब्लिश। जब बुक पब्लिश हो जाए तब कैटलॉग की एंट्री उसमें प्रिपेयर की जाती है, जो कि की जाती है कैटलॉगिंग के टर्म्स के अंदर। बट कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी कि बुक पब्लिश होने से पहले, तो ये तो आपका ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा। बट अभी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द कैटलॉग कार्ड्स आर प्रिंटेड बिफोर द बुक इज पब्लिश। बुक पब्लिश होने से पहले कैटलॉग प्रिंट किया जाता है। एंड द कैटलॉग कार्ड्स कैन बी प्रिंटेड आफ्टर द बुक इज रिलीज। बुक रिलीज हो गई है उसके बाद कैटलॉग कार्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। तो दो टर्म्स तो आपकी सिमिलर थी, एंट्रीज रिलेटेड और कार्ड्स रिलेटेड, ये तो नहीं होंगी, यानी कि ये दोनों ही आपको यही कह रहा है कि आफ्टर द बुक या कि व्हेन द बुक इज पब्लिश। कैटलॉगिंग इन पब्लिश का टर्म ही ये डिनोट करता है कि वो पब्लिकेशन के टाइम पे ही कैटलॉगिंग एंट्रीज प्रिपेयर कर रहे हैं, जब वो बुक पब्लिश नहीं हुई है, इन पब्लिकेशन में है। अब बचा आपका सॉरी, अब बचा आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 3। द कैटलॉग कार्ड्स आर प्रिंटेड ऑन द वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। द कैटलॉग कार्ड्स आर प्रिंटेड बिफोर द बुक इज पब्लिश। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर नहीं बताया गया कि पब्लिकेशन से पहले है या नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि टाइटल पेज के वर्सों पे पब्लिश होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रॉपर ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 आपको दिखा रहा है कि कैटलॉग कार्ड्स जो है वो प्रिंट किए जाते हैं बिफोर द बुक इज पब्लिश, बुक पब्लिश होने से पहले। दैट इज कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, कैटलॉगिंग इन सोर्स, या फिर प्रीनेटल कैटलॉगिंग। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो कि जून 2023 में आपसे पूछे गए हैं, हमने डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका कैटलॉगिंग का, विच इज रिलेटेड टू यूनिट 5। ओके, ये क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे जो कि जून 2023 का पार्ट थे, 2023 का। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड और टर्म्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जब बच्चों ने देखा होगा, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि इजी आए थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, सिर्फ डिज़ाइन या उसको पूछने का तरीका अलग था, बाकी क्वेश्चन अच्छे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं या थोड़े हार्श लग सकते हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आपको हमेशा मिलेंगे। तो प्रिपेयर्ड आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस दिया गया है उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हर टॉपिक के बारे में डेप्थली या फिर पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर आप कैटलॉगिंग पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ कैटलॉग पढ़ रहे हो या उसके कोड्स पढ़ रहे हो, हर तरीके की जानकारी उसमें आप लो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ो, ठीक है।
जल्दी जल्दी में आधा आधा जानकारी लेने से अच्छा है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए। आप जो प्रिपेयर कर रहे हो क्या पता उसमें से क्वेश्चन ना आए, और जो आप टर्म गलती से छोड़ चुके हो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी। जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हो उसके बारे में ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन आप पढ़िए, ठीक है। बाकी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, टाइमली वीडियोस आती रहेंगी आपके सामने, प्रस्तुत होती रहेंगी, प्रेजेंट होती रहेंगी। और जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लाइक टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के लिए एक बच्चे ने बोला था, एंड आई थिंक एनकेसी के ऊपर बोला है, नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी एंड आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए। काफ़ी वीडियोस बन भी चुकी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर सारी वीडियोज़ है, वहाँ पे जाकर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सिमिलरली इसी तरीके से अपने कमेंट्स डालते रहिए, ताकि आपको जो जो टॉपिक चाहिए मैं देख सकूँ, प्रिपेयर कर सकूँ। जो भी कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से जो भी आप दिल खोल के पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से ये मतलब कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, उससे रिलेटेड किस तरीके से एजुकेशन की जाए या पढ़ाई की जाए, या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। ओके, बाकी आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सेस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो उसी का ये पार्ट है। अच्छे से आप इसको एक्सेस कीजिएगा, बाकी वीडियोस भी टाइमली चैनल पे आ जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच।